गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आपका विजन एग्री एकेडमी में। सॉरी बच्चों, टाइम जो है ज़्यादातर शाम की क्लास का लेने का जो है ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इस वजह से इंट्रोडक्शन थोड़ा गड़बड़ हो गया। गुड आफ्टरनून एवरीवन, स्वागत है आपका विजन एग्री एकेडमी में। आज जो सेशन होने वाला है यूपीटीए कैन सुपरवाइजर एलटी ग्रेड टीजीटी एंड पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण लेक्चर रहने वाला है। सामान्य कृषि महत्वपूर्ण प्रश्न लेक्चर जो है सेकंड है। डेली आपका 12 बजे दोपहर 12 बजे आपका लेक्चर होता है। लेक्चर शुरू करने से पहले आपको बता दें बच्चों कि कृषि प्राविधिक सहायक के लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, ठीक है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि अभी हमारा ऐप विजन बैंकर्स एकेडमी के नाम से है, ठीक है, बाद में चेंज हो जाएगा। तो प्रिंटेड स्टडी मटेरियल जिसमें आपको शस्य विज्ञान, मृदा विज्ञान, उद्यान विज्ञान, कृषि अर्थशास्त्र, प्रसार, पशुपालन, जैव प्रौद्योगिकी, अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन, पादप कार्य की, पादप रोग विज्ञान, कीट विज्ञान, कृषि वस्तु निष्प्रश्न 10,000 MCQ वाली किताब, मतलब सारे नोट्स, सारी बुक्स और साथ में साथ आपकी 10,000 MCQ वाली किताब। 8 किताबें आपकी आने वाली हैं मात्र 1,999 में, हिंदी माध्यम में है और बेस्ट आपका स्टडी मटेरियल है AGTA के लिए। संपूर्ण कृषि बुक प्लस 10,000 MCQ बुक जो कि आपको हमारी जो वेबसाइट व एप्लीकेशन है विजन बैंकर्स एकेडमी के नाम से अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। कृषि प्राविधिक सहायक का नया बैच भी हमारा स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपका यूपीजी के कंप्यूटर और कृषि सारा कुछ हम कवर करने वाले हैं। लाइव रिकॉर्ड क्लास, ई बुक, PDF नोट, कंप्लीट टेस्ट सीरीज, हिंदी माध्यम में ये बैच है 2 साल की वैलिडिटी के साथ। साथ में साथ गन्ना पर्यवेक्षक का भी नया बैच स्टार्ट हो चुका है। एक ब्रह्मास्त्र बैच जो कि MCQ बैच है, जिसमें आपको करवाने वाले हैं 15,000 प्लस MCQ स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और आपको ये विजन बैंकर्स एकेडमी वाला ऐप डाउनलोड करना है, जो कि विजन एग्री एकेडमी का ही ऐप है, तो इसको डाउनलोड कर लीजिए विजन बैंकर्स एकेडमी को। आगे बात करें विजन एग्री एकेडमी दिवाली मेगा सेल की, तो भैया 75% डिस्काउंट के साथ आपके लिए स्पेशल ऑफर लेकर आए हैं, है ना। आपको मिलने वाला है 75% तक का डिस्काउंट। कूपन कोड लगाना है DIW25, DIW25 कूपन कोड अप्लाई करते ही आपको सीधा 75% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जल्दी से एनरोल कर लीजिए हमारे ऐप पर विजन बैंकर्स एकेडमी पर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1, किस कार्यक्रम का उद्देश्य भू अभिलेख के रिकॉर्ड को अपडेट करना, भूमि का डिजिटल डाटा सुरक्षित करना तथा राजस्व और पंजीकरण के बीच समन्वय स्थापित करना है? Which program aim to update land records, secure digital data of land and establish coordination between revenue and registration? बताइए कौन सा है? ड्रॉथ प्रोन एरिया प्रोग्राम, DPAP, नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, NLRMP, राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम, डिजिटल भारत भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, चकबंदी योजना या आपका कंसोलिडेशन स्कीम? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, A, B, C या फिर D। और यदि आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बच्चों को शेयर भी करिएगा, ठीक है। छोटे भाई बहनों को, साथ वालों को शेयर जरूर करिएगा। चलिए राइट आंसर बताइए क्या होगा, A, B, C या फिर D? तो बच्चों ये सब आता है आपके डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम में, डिजिटल भारत भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम। इसकी बात करें तो डिजिटल भारत भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम का जो है, जो भूमि है या फिर कहें जो रिकॉर्ड लैंड है उसका रिकॉर्ड रखना या फिर कहें उसके जो है अभिलेख रखना, ठीक है, और उसका डिजिटलीकरण करना ताकि भविष्य में उसको जो है एक्सेस किया जा सके, भविष्य में उसको निकाला जा सके। देखिए डिजिटल भारत भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम
DILRMP वर्ष 2008 में 2 केंद्र प्रायोजित योजनाओं भूमि अभिलेख का कंप्यूटरीकरण CLR और राजस्व प्रशासन का सुदृढ़ीकरण व भू अभिलेखों का अपडेशन आपका SRA ULR का विलय करके एक संशोधित योजना शुरू की गई, जिसे राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम NLRMP के नाम से जाना जाता है। इस संशोधित योजना का नाम परिवर्तित करके डिजिटल भारत भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम क्या किया गया, रख दिया गया। किसका, आपका जो है NLRMP का। ठीक, आगे बात करें DILRMP के मुख्य उद्देश्य की, तो देखो बच्चों, पहला है भू अभिलेखों के रिकॉर्ड को अपडेट करना, भूमि का डिजिटल डाटा सुरक्षित करना तथा राजस्व और पंजीकरण के बीच समन्वय स्थापित करना। दूसरा उद्देश्य है भूमि अभिलेख व भूस्वामी का संपूर्ण डाटा क्या करना, सुरक्षित रखना। एक इसका उद्देश्य है आपका DILRMP। DILRMP के 3 मुख्य घटक की बात करें तो 3 कौन कौन से घटक हैं। पहला है भू अभिलेखों का कंप्यूटराइजेशन, मतलब कंप्यूटरीकरण, है ना। सर्वेक्षण, पुनर्सर्वेक्षण और पंजीकरण का कंप्यूटराइजेशन। राज्य सरकारें, केंद्र शासित प्रदेश, भूमि संसाधन विभाग और केंद्र सरकार से प्राप्त प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी सहायता के द्वारा कार्यक्रम को लागू करने जिले को कार्यक्रम की इकाई के रूप में जो है माना जाता है। ठीक, तो एक इकाई जैसे जिला है तो उसको कार्यक्रम की इकाई के रूप में जो है माना जाएगा। अब इसके लाभ क्या हैं, तो हर नागरिक को भू अभिलेख का समायोजित डाटा उपलब्ध कराना, हर नागरिक तक उनके रिकॉर्ड की आसान पहुंच उपलब्ध कराकर सरकारी अधिकारियों और नागरिकों के हस्तक्षेप को कम करना, सटीक अभिलेखों की सहायता से भूमि विवाद को क्या करना बच्चों, कम करना। ये क्या है, आपके डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के क्या है, आपके लाभ है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। पैडी, धान में खैरा रोग होता है ना, किसकी कमी से, जिंक की कमी से होता है। पहली बार YL नैने ने खोज की थी कहां पर, पंतनगर विश्वविद्यालय में। ठीक, व्हीट, गेहूं, ग्रासी सूट डिजीज, ग्राउंड टिक्का रोग भैया मूंगफली में अर्ली और लेट, जो कि आपका सर्कोस्पोरा अरेचिडिकोला, सर्कोस्पोरा पर्सोनेटम के कारण होता है। अर्ली और लेट जो आपका लीप स्पॉट है, उन दोनों को मिलाकर टिक्का रोग कहते हैं। आलू का लेट विलाइट, पछेती झुलसा, है ना। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस जो कि आपका 1845 में आयरिश अकाल के लिए जिम्मेदार था, लेट विलाइट, है ना। लेकिन यहां पर जो सही सुमेलित नहीं है वो है बच्चों ग्रासी सूट डिजीज। ग्रासी सूट डिजीज ये आपकी गन्ना में होती है। किस में होती है बच्चों, गन्ना में होती है, और इससे जो है फाइटोप्लाज्मा से होने वाला रोग है, गेहूं में नहीं होता है। ठीक, तो आगे चलते हैं, यहां पर राइट आंसर आपका ग्रासी सूट डिजीज हो जाता है। खैरा रोग की बात करें तो इस तरह से आपके जो है पत्ते हमारे भूरे से या ब्राउन कलर के हो जाते हैं, और साथ ही साथ यह नर्सरी अवस्था में लगने वाला रोग है ना। कब लगता है धान में, नर्सरी अवस्था में। देखिए, जिंक डेफिशिएंसी कॉज खैरा डिजीज इन राइस यूजुअली एट नर्सरी स्टेज। नर्सरी अवस्था में जिंक की कमी से धान में खैरा रोग होता है। ठीक, द टिप ऑफ द जिंक डेफिशिएंट लीफ फर्स्ट बिकम येलो एंड देन ड्राई एंड प्लांट रिमेन स्टंटेड। आपके जो सबसे पहले है टिप, या टिप कहें या ऊपरी भाग जो है सबसे पहले पीला पड़ता है, और फिर आपका जो है पूरी पत्ती या पूरी पत्ती जो है पीली पड़ जाती है और सूख जाती है, और प्लांट कैसा हो जाता है, बिल्कुल से ग्रोथ रुक जाती है या फिर के मर जाता है। जिंक डेफिशिएंसी इज मार्क्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ रस्ट कलर्ड और ब्राउन रेड कलोरेशन ऑन द सरफेस ऑफ द आउटर लीफ। आउटर जो या बाहरी पत्ती होती है उस पर रस्ट या फिर कहें जंग जैसे धब्बे देखने को मिलते हैं। फर्स्ट रिपोर्टेड बाय YL लेने इन 1966 एट पंतनगर उत्तराखंड। पहली बार इसे YL लेने द्वारा पंतनगर में देखा गया था 1966 में। इट इज मैनेज्ड बाय स्प्रे ऑफ
5 kg जिंक सल्फेट एट नर्सरी स्टेज और फोलियर स्प्रे ऑफ 0.5% जिंक सल्फेट इन अर्ली स्टेज ऑफ क्रॉप। तो नॉर्मली नर्सरी अवस्था में 5 किलोग्राम आपका जिंक सल्फेट जो है का छिड़काव करते हैं इसको प्रबंधित करने के लिए, और नॉर्मली क्रॉप की अर्ली अवस्था या फिर क्या शुरुआती दौर में हम 0.5% जिंक सल्फेट का क्या कर सकते हैं, स्प्रे का भी छिड़काव कर सकते हैं फोलियर स्प्रे के रूप में। नेक्स्ट बात करें बच्चों ग्रासी सूट, ये फाइटोप्लाज्मा किससे होने वाला रोग है बच्चों, फाइटोप्लाज्मा से होने वाला एक रोग है। द डिजीज अपीयर्स नियरली 2 मंथ आफ्टर प्लांटिंग, मतलब ये कहें रोपण के 2 महीने बाद ये रोग हमें देखने को मिलता है। ठीक, द डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रोडक्शन ऑफ न्यूमरस लैंकी टिलर्स फ्रॉम द बेस ऑफ द अफेक्टेड सूट। जो अफेक्ट या फिर कहें प्रभावित सूट, सूट का मतलब क्या होता है आपका तना होता है ना। तो द डिजीज इज कैरेक्टराइज या फिर कहें इसको जो है ये कह सकते हैं वर्णित करते हैं द प्रोडक्शन ऑफ न्यूमरस लैंकी टिलर, मतलब ये कहें छोटे छोटे टिलर बन जाते हैं किसमें आपके सूट में। लीव्स बिकम पेल येलो टू कंप्लीटली क्लोरोटिक थिन एंड नैरो, जो पत्तियां होती हैं वो पतली हो जाती हैं और बहुत ही ये कहें मुलायम हो जाती है और साथ ही साथ पीली पूरी पीली पड़ जाती है। The plant appear bushy and grass-like due to reduction in the length of internodes, premature and continuous tillering. The affected clump are stunted with premature proliferation of axillary bud. जो आपका एक कहें कि जो क्लम्प होता है या फिर कहें ऊपरी भाग होता है जो पहले से ही परिपक्व हो जाता है, क्या हो जाता है आपका एक्जिलरी बर्ड्स जो होती हैं उसमें बन जाती है, और आपका जो पौधा है वो बुशी या ग्रासी या फिर कहें घास जैसा देखने को मिलता है किसमें आपका ग्रासी सूट डिजीज में। अगला क्वेश्चन है ब्राउन लीफ स्पॉट डिजीज ऑफ राइस इज कॉल्ड बाय, चावल का भूरा धब्बा पत्ती धब्बा रोग किसके कारण होता है, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, सर्कोस्पोरा रेचिडिकोला, भैया ये तो आपका टिक्का रोग अर्ली लीफ स्पॉट, जेंथोमोनास ओराइजी इससे आपका ब्लास्ट डिजीज होता है, पायरिकुलेरिया ओराइजी बताइए जल्दी से, राइट सॉरी ये बैक्टीरियल ब्लाइट, पायरिकुलेरिया से ब्लास्ट डिजीज होती है ना, और जेंथोमोनास ओराइजा से आपका बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। बताइए आपका जो ब्राउन स्पॉट है भूरा धब्बा रोग है इसका कारक क्या है, ब्राउन लीफ स्पॉट का कारक बताइए, ए बी सी या फिर डी। राइट आंसर क्या होगा जल्दी से लिख दो भैया। ये जो भूरा धब्बा है किसके लिए 1943 में बंगाल फेमाइन या बंगाल अकाल के लिए भी जिम्मेदार रहा, इस यह जो है होता है आपका हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी के कारण। इसका कारक कौन है, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाता है, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी भूरा धब्बा रोग। ठीक, आगे बात करें डिजीज और आपके जो रोग एंड पैथोजन की किसमें आपके ध्यान में लगने वाले, तो देखो भैया वायरल डिजीज विषाणु जनित रोग की बात करें सबसे पहले, विषाणु जनित रोग धान का टुंगरो रोग, राइस टुंगरो डिजीज जो कि किलर डिजीज ऑफ राइस या फिर कहें धान को मारने वाला रोग भी कहते हैं, किलर डिजीज भी कहा जाता है। किससे होता है आपका हरा लीफ हॉपर, वेक्टर कौन है इसका, वाहक कौन है, हरा लीफ हॉपर, वायरस से होता है। धान का राइस ग्रासी स्टंट डिजीज, धान का घास स्टंट रोग किससे होता है आपका जो है वायरस से होता है, इसका वाहक कौन है, ब्राउन प्लांट हॉपर। ठीक, फंगल डिजीज की बात करें तो ब्लास्ट ऑफ राइस धान का ब्लास्ट रोग, रिचेस्ट मैन डिजीज या फिर कहें अमीर आदमियों का रोग कहते हैं, पायरिकुलेरिया ओराइजा से होता है। ब्राउन स्पॉट भूरा धब्बा हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी के कारण होता है। सीथ ब्लाइट राइजोक्टोनिया सोलानी के कारण होता है। फॉल्स स्मट यूस्टिलेजिनोइडी वायरेंस के कारण होता है। अडबट्टा डिजीज एफेलिस ओराइजा के कारण होता है। फूट रॉट और बकाने डिजीज आपका फ्यूजेरियम मोनेलिफेरम के कारण होता है। फिर आ जाते हैं बैक्टीरियल, तो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट क्रिसेक जिसे कहते हैं जो कि जेंथोमोनास ओराइजा पीवी ओराइजा के कारण होता है।
अदर डिजीज की बात करें तो उफरा रोग, उफर रोग भी इसे कहते हैं, नेमेटोड से होने वाला रोग है, डिटिलेंचस एंगस्टस के कारण होता है। धान की जड़ गांठ सूत्रकृमि नेमेटोड से होने वाला रोग है, मेलोइडोगाइना ग्रेमनिकोला के कारण होता है। पंसुक रोग सूखा शारीरिक विकार होता है। क्या होता है बच्चों? सूखा शारीरिक विकार। ये प्रमुख रोग हो गए किसके? धान के। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट वेराइटी ऑफ राइस इन द वर्ल्ड विच कंटेन विटामिन ए। विश्व में चावल की पहली किस्म जिसमें विटामिन ए होता है, बताओ जल्दी से, ए बी सी या फिर डी? आपका ऑप्शन ए है जया MTU 1010, आपका T 309 गोल्डन चावल। बताइए जल्दी से क्या होगा सही उत्तर? ए बी सी डी? जल्दी से आंसर कर दो, ए बी सी या फिर डी। अच्छे बच्चे हो ना या गंदे बच्चे हो? जल्दी से बताओ, अच्छे बच्चे हो गंदे बच्चे? जल्दी से बताओ। गोल्डन राइस, गोल्डन राइस की बात करें बच्चों तो ये IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च जो है आपका इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जो है खोजा गया था। ठीक, इसमें बीटा कैरोटीन या विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है गोल्डन चावल या गोल्डन राइस। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाता है? गोल्डन चावल या गोल्डन राइस यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। ठीक, गोल्डन चावल या गोल्डन राइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। और बताइए गोल्डन राइस के जनक लिखो भाई, ऐसे कैसे चलेगा? इंगो पोट्रिकस है ना। गोल्डन राइस के जनक कौन कहे जाते हैं? इंगो पोट्रिकस। इंगो पोट्रिकस को गोल्डन राइस का जनक, गोल्डन चावल का जनक कहा जाता है। आगे देखिए धान की प्रमुख किस्में। अब देखो धान की प्रमुख किस्में जैसे अगेती किस्में। अगेती किस्में में कौन कौन सी आ जाती हैं? जवाहर 75, कलिंग 3, आभा, बाला, कावेरी। उत्परिवर्ती किस्मों में आ जाती है जगन्नाथ, प्रभावती। लवणता सहनशील में आ जाती है ल्यूनिसिरी, CSR 5, CSR 10, CSR 13, CSR 6, CSR 27। मध्यम अवधि की किस्मों में अनुपमा, रत्ना, समृद्धि। लंबी अवधि की किस्मों में आ जाती क्रांति, माधवी, गरिमा। सूखा प्रतिरोधी किस्में आ जाती है साकेत 3, किरण, बाला, कंचन, कावेरी, सफेद गौरा। जल भराव की स्थिति में उगाई जाने वाली किस्में आ जाती हैं जलमग्न, जय सूर्या, मधुकर, जलादि, जलप्रिया, पंतधान 2, चकैया। झुलसा रोग प्रतिरोधी आ जाती है पंतधान 4, बाला, कृष्णा, जया, कावेरी, IR 20। लवणता प्रतिरोधी जया, रत्ना, ऊसरवन। और सुगंधित चावल की किस्में आ जाती है साबरमती, साबरमती, बासमती 370, स्थानीय करनाल, देहरादून, पूसा बासमती 1 और कस्तूरी। ये क्या है बच्चों? धान की प्रमुख किस्में हैं। अगला प्रश्न है, ग्रोइंग कुकुरबिटेशियस क्रॉप्स ऑफ मेज इज कॉल्ड एज। मक्का के कद्दू वर्गीय फसलें उगाना, मक्का के साथ ग्रोइंग कुकुरबिट्स विथ आपका जो है क्रॉप्स विथ मेज क्या कहलाएगा? या फिर कहें मक्का के साथ कद्दू वर्गीय फसलों को उगाना क्या कहलाता है? अनुपूरक फसलें, सप्लीमेंट्री, पूरक कॉम्प्लीमेंट्री, नर्स या सहक्रियात्मक सिनर्जिस्टिक। अब देखो सबसे पहले बात करें आपका सप्लीमेंट्री क्रॉप्स की। सप्लीमेंट्री क्रॉप क्या कहलाती है? अनुपूरक फसलें क्या कहलाती हैं? वह फसलें जो ना तो जो है प्रतियोगी होती हैं और ना ही एक दूसरे को लाभ पहुंचाती हैं। जैसे आपका मक्का के साथ आप कुकुरबिटेसी कुल के पौधे उगा रहे हो, मक्का के साथ कुकुरबिटेसी कुल के पौधे उगा रहे हो तो उसे हम क्या कहेंगे? आपका अनुपूरक फसलें या सप्लीमेंट्री क्रॉप कहेंगे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर। पूरक फसलों की बात करें तो पूरक फसलें कौन सी होती हैं? वह फसलें जिनको एक दूसरे से लाभ होता है, जैसे लोबिया और मक्का, या लोबिया या ज्वार। लोबिया को ज्वार से सहारा मिलता है जबकि ज्वार को लोबिया से न्यूट्रिएंट या नाइट्रोजन मिलता है। तो एक दूसरे को क्या करते हैं? लाभ पहुंचाते हैं, वो पूरक। नर्स क्रॉप वह फसलें जो दूसरे फसलों को पोषण प्रदान करने के लिए उगाई जाती हैं। सहक्रियात्मक ऐसी फसलें, ऐसी अंतः फसल
जिसकी उपज मुख्य फसल से, या फिर कहें ऐसी दो अंतर फसलें जिसकी उपज मुख्य फसल से जो है अधिक होती है, तो वो कह रहे हैं सहक्रियात्मक फसल कहलाती है। देखिए बच्चों, सप्लीमेंट्री क्रॉप की बात करें तो ऐसी फसलें ना तो प्रतियोगी होती हैं और ना ही पूरक होती हैं, जैसे मक्का और कुकुरबिट्स। ठीक। कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स की बात करें तो इस फसल प्रणाली में एक दूसरे फसल अंतर्वर्ती फसल से लाभ होता है। उदाहरण ज्वार लोबिया, ज्वार लोबिया से नाइट्रोजन प्राप्त करता है और लोबिया ज्वार से सहारे की आवश्यकता होती है। नर्स क्रॉप की बात करें तो ऐसी फसलें दूसरे पौधे के पोषण तथा वृद्धि में सहायक होती हैं, या एक साथी फसल जो मुख्य फसल को नाइट्रोजन स्थिरीकरण और या मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ जोड़कर पोषण करते हैं। उदाहरण के लिए आपका अनाज के साथ लोबिया, चारा में ग्लिसरीडिया और टेफ्रोसिया। फिर बात करें सहक्रियात्मक आपकी सस्यन की, सिनर्जिस्टिक क्रॉपिंग की, तो जब दो अंतरा सस्यन फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन उसके शुद्ध फसलों के प्रति हेक्टेयर उत्पादन से ज्यादा हो तो उसे सहक्रियात्मक या सिनर्जिस्टिक क्रॉप कहते हैं, जैसे गन्ना, आलू। ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, तंबाकू एक है सैलो रूटेड, उथली जड़ वाली, मीडियम रूटेड, मध्यम जड़ वाली, गहरी जड़ वाली, या उपरोक्त सभी। तंबाकू जो है इसकी जड़ प्रणाली किस प्रकार की होती है? तंबाकू की जड़ प्रणाली कैसी होती है? हेलो राम मिलन जी, बताइए तंबाकू की जड़ प्रणाली कैसी होती है? तो बच्चों, जो तंबाकू है ये मध्यम जड़ वाली फसल है, मीडियम रूटेड है। कैसी है बच्चों? मीडियम रूटेड। तो ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन बी मीडियम रूटेड। अब देखो बच्चों, यहां पर उथली जड़ वाली फसलें जिसकी जो है जड़ कितनी 30 से 60 सेंटीमीटर तक जाती है। इसमें आपका चावल, गेहूं, प्याज, आलू, अनानास, गोभी आदि आ जाते हैं। मध्यम जड़ वाली मीडियम रूटेड में 50 से 100 सेंटीमीटर तक जाती है जड़। ठीक है। केला, सेम, नारियल, मूंगफली, मटर, सोयाबीन, सूरजमुखी, तंबाकू, टमाटर, बाजरा, दालें आदि आ जाती हैं। डीप रूटेड गहरी जड़ वाली में आपकी 90 से 150 सेंटीमीटर तक जड़ जाती है। यहाँ पर नींबू, अंगूर, कपास, मक्का, ज्वार, सोयाबीन आदि फसलें आ जाती हैं। ये आपकी जो है डीप रूटेड, सैलो रूटेड और मीडियम रूटेड क्या है बच्चों? फसलें हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, जीरा के छाछा रोग का रोग कारक क्या है? Which is the pathogen of powdery mildew disease of cumin? जो पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज है क्यूमिन की, जीरे की, उसका रोग कारक क्या है? ऑप्शन ए फ्यूजेरियम ऑक्जीस्पोरियम, ऑप्शन बी अल्टरनेरिया अल्टरनेटा, ऑप्शन सी इरिसाइफी पॉलीगेनी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। बताइए, जो पाउडरी मिल्ड्यू होता है जीरे के अंदर वो किससे होता है? उसका रोग जनक क्या है? तो बच्चों, जीरे का जो पाउडरी मिल्ड्यू है उसका रोग जनक है आपका इरिसाइफी पॉलीगोनी, है ना। जो पाउडरी मिल्ड्यू होता है जीरा में वो किससे होता है? आपका इरिसाइफी पॉलीगोनी के कारण होता है। किससे होता है? इरिसाइफी पॉलीगोनी। अन्य रोग की बात करें तो फ्यूजेरियम बिल्ट, यह रोग फ्यूजेरियम ऑक्जीस्पोरियम के कवक के कारण होता है। अल्टरनेरिया ब्लाइट आपका, यह रोग अल्टरनेरिया अल्टरनेटा कवक के कारण होता है। फिर आपका पाउडरी मिल्ड्यू, यह रोग इरिसाइफी पॉलीगोनी कवक के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, मिसकावी व पूसा विशाल किस फसल की प्रजातियां हैं? मिसकावी एंड पूसा विशाल आर वैरायटी ऑफ विच क्रॉप? कपास, कॉटन की हैं, जूट की हैं, ओट की, जई की या बरसीम की? तो बच्चों, मिसकावी और पूसा विशाल किसकी किस्म है? जल्दी से आंसर कीजिए, ए, बी, सी या फिर डी। मिसकावी और पूसा विशाल किसकी किस्में हैं? मिसकावी और पूसा विशाल किसकी किस्में हैं? तो बच्चों ये है बरसीम की। मिसकावी और पूसा विशाल किसकी किस्में है बच्चों? बरसीम की, है ना। आगे बात करें बरसीम की अन्य किस्मों की, वैरायटीज ऑफ बरसीम की बात करें तो डिप्लॉयड वैरायटीज में आपका मिसकावी, खदराबी, पहाली, सिंधवाद, बारडन, IGFRI 99, IGFRI 19 से इट इज सुटेबल फॉर राजस्थान या राजस्थान के लिए उपयुक्त है। BC1 इट इज आल्सो नोन एज लुधियाना बरसीम। टेट्राप्लॉयड वैरायटी पूसा जेंट, पूसा विशाल, BL 42,
BL43, BL10, BL22, BL2 डिप्लॉयड है आपकी T526, T560, T780। अदर वैरायटी की बात करें तो बुंदेल वर्सीम 3, बुंदेल वर्सीम 2, BL42, HFB 600, BL आपका 180 और हिसार बरसीम 1 HFB 600। ये क्या है, प्रमुख वैरायटी है बरसीम की। अगला क्वेश्चन है क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी फॉर ग्राउंडनट, व्हीट एंड शुगर केन क्रॉपिंग सिस्टम। मूंगफली, गेहूं, गन्ना फसल प्रणाली के लिए फसल चक्र तीव्रता क्या होगी? फसल चक्र तीव्रता क्या होगी? 200%, 100, 150, 300। अब देखो क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी की बात करें, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी, तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों नंबर ऑफ क्रॉप इन क्रॉपिंग सीजन, और क्या होता है नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ क्रॉप्स इन क्रॉपिंग सीजन और नंबर ऑफ ईयर्स। क्या होता है आपका क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है। तो यहां पर नंबर ऑफ क्रॉप कितनी है? मूंगफली, गेहूं 1 वर्ष, गन्ना है ना 3, तो यहां पर फसल चक्र में जो है फसलों की संख्या 3 है, फसल चक्र के वर्ष कितने हैं? 2 है। 1 वर्ष आपका मूंगफली गेहूं लेके जाएगा, 1 वर्ष गन्ना लेके जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका गुणा 100 कर दोगे, गुणा 100, तो लगभग आपका आ जाएगा 150%, है ना। कितना आ जाएगा 150%। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा 150%। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द टारगेट स्पेसिफिक यूज ऑफ इनपुट्स फॉर क्रॉप प्रोडक्शन according to crop requirement on localized basis it is which type of farming। स्थानीय आधार पर फसल की आवश्यकता के अनुसार फसल उत्पादन के लिए इनपुटों का लक्ष्य विशिष्ट उपयोग करना या किस प्रकार की खेती है? प्रिसीजन फार्मिंग, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, स्थानांतरित या इनमें से कोई नहीं। तो भैया इसे हम कहते हैं आपका यथार्थ खेती या फिर कहें प्रिसीजन फार्मिंग। क्या कहेंगे बच्चों? प्रिसीजन फार्मिंग। अगला क्वेश्चन है इप्रिकेनिया मेलेनोल्यूका किसके खिलाफ परजीवी के रूप में प्रयोग किया जाता है? इप्रिकेनिया मेलेनोल्यूका इज यूज एज अ पैरासाइट अगेंस्ट व्हाट? तो भैया इसका यूज किया जाता है शुगर कैन पायरेला के खिलाफ। किसके खिलाफ बच्चों? शुगर कैन पायरेला के खिलाफ इसका प्रयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? शुगर कैन पायरेला के खिलाफ। देखिए Apriconia melanoleuca is a moth whose larvae are external parasitoid of the sugarcane plant hopper, also known as a Pyrella, Perpusilla or sugarcane Pyrella. It is widely used for the biological control of this pest in sugarcane growing region including India। जहां पर जो है गन्ना उगाया जाता है वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। गन्ने की बुआई के लिए कितने पुराने सेट का प्रयोग करना चाहिए? तो भैया हाउ ओल्ड सेट शुड बी यूज फॉर सोइंग शुगर कैन? तो 10 से 12 महीने या फिर कहें 10 से 12 महीने पुराने सेट का प्रयोग करना चाहिए। कितने? 10 से 12 महीने सेट्स का प्रयोग हमें करना चाहिए। किसमें? आपका शुगर कैन में। ठीक, जैसे आपका शुगर कैन में दिया हुआ है गन्ना रोपण के लिए प्रयुक्त सामग्री सेट्स या कटिंग कहते हैं। गन्ने में बीज के लिए गन्ने का ऊपरी 1/3 हिस्सा लिया जाता है। बुआई के लिए सेट 10 से 12 महीने की आयु वाली 3 कलियों वाले होने चाहिए। 3 कली वाले 35,000 से 40,000 सेट प्रति हेक्टेयर, 2 कली वाले 60,000 से 80,000 सेट प्रति हेक्टेयर और 1 कली वाले 1,20,000 सेट प्रति हेक्टेयर हमें चाहिए होते हैं। यहां पर हमारा जो है सेशन यहां पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आपका कल दोपहर 12 बजे। थैंक यू।